वैसे तो मालाबार नेवल एक्सरसाइज हमेशा से ही चीन को चुभता रहा है, लेकिन 2020 में होने वाले नेवल एक्सरसाइज ने चीन की बेचैनी को और बढ़ा दिया है। एक्चुअली में 2020 के मालाबार एक्सरसाइज को क्वाडवार एक्सरसाइज कहना अधिक सही होगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग मालाबार एक्सरसाइज से संबंधित डिफरेंट इंफॉर्मेशन को और किस तरह से यह चीन के न्यू इंपीरियलिज्म पॉलिसी, जो नव साम्राज्यवाद की नीति है, उसको किस तरह से यह काउंटर करेगा, उसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एज सुन एज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस राइट टाइम पे राइट इंफॉर्मेशन के साथ आप तक पहुंचता रहे। आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या है। तो मालाबार नेवल एक्सरसाइज तो स्टार्ट तो यूएस और इंडिया के, अमेरिका और भारत के बायलेटरल एक्सरसाइज से हुआ था, द्विपक्षीय एक्सरसाइज से स्टार्ट हुआ था और यह अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में हुआ था। लेकिन वर्तमान समय इसका क्षेत्र बढ़ के प्रशांत महासागर में, लास्ट 2019 का जो एक्सरसाइज हुआ है प्रशांत महासागर में फिलीपींस के गुआम आइलैंड से जापान तक हुआ है। और साथ ही साथ इस एक्सरसाइज में जापान भी शामिल हो गया है। और 2020 को इसलिए विशेष माना जाता है क्योंकि 2020 में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल होने की बात है। 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो रहा है और यही चारों कंट्री क्वाड के मेंबर कंट्रीज भी हैं। तो इसीलिए चीन जो है काफी परेशान है, काफी बेचैन है और हिंद महासागर में चीन की जो अग्रेशन पॉलिसी थी उसको यह एक्सरसाइज काउंटर करेगा। तो इससे संबंधित डिफरेंट इंफॉर्मेशन को देखते हैं, कैसे यह एक्सरसाइज प्रारंभ हुआ है, कैसे जापान इसमें जुड़ा है और ऑस्ट्रेलिया के जुड़ने के बाद इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और अंतरराष्ट्रीय जो परिस्थितियां हैं उसका संबंध इससे कैसे है। तो देखते हैं। सबसे पहले यह एक्सरसाइज 1992 में इंडिया और यूएसए के बायलेटरल एक्सरसाइज के रूप में स्टार्ट हुआ था। 2015 में इस एक्सरसाइज में, मालाबार एक्सरसाइज में जापान भी शामिल हुआ और 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया के भी शामिल होने की बात है। लेकिन इससे पहले ही कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिससे यह प्रमाणित होता है जो हिंद महासागरीय क्षेत्र में, इंडियन ओशियन एरिया में भारत के महत्व को न केवल यूएसए स्वीकार कर रहा है बल्कि इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे कंट्री भी हिंद महासागर में भारत के सुपरमेसी को एक्सेप्ट कर रहा है। तो क्या है यह घटना? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट घटना क्या हुई थी, इससे पूर्व एशिया पैसिफिक समिट जो कि आसियान समिट के साथ होता था और एशिया पैसिफिक समिट एक पैरेलल समिट था जो कि आसियान समिट के साथ होता था और यह फिलीपींस में हुआ था, जिसमें एशिया पैसिफिक समिट का नाम बदल के इंडो पैसिफिक समिट कर दिया गया। मींस इंडिया और प्रशांत महासागर का समिट जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण है। एशिया में इंडिया का सुपरमेसी और इंडिया को महत्व देने का यह यूएसए का एक बेहतरीन उदाहरण है, बेहतरीन स्टेप था। तो इंडो पैसिफिक कमांड, इंडो पैसिफिक समिट जैसे वर्ड यूज होने लगे, जहां पे एशिया पैसिफिक समिट या एशिया पैसिफिक कमांड यूज होते थे। तो एशिया में इंडिया को महत्व दिया जाने लगा। फिर उसके बाद यह जो मालाबार डिफेंस एक्सरसाइज है, नेवल डिफेंस एक्सरसाइज, यह पहले अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में, हिंद महासागर क्षेत्र में होता है। लेकिन 2019 में यह एक्सरसाइज जो है यह फिलीपींस के गुआम आइलैंड से जापान तक हुआ है, जो सीधे सीधे चाइना को चैलेंज है। चाइना को न केवल अब चाइना के अग्रेशन को इंडियन ओशियन में चैलेंज किया जा रहा है बल्कि प्रशांत महासागर में भी जो साउथ ईस्ट एशिया और 9 डेज लाइन वगैरह का जो विवाद है उसको भी काउंटर कर रही है यह एक्सरसाइज। तो इसलिए यह एक्सरसाइज काफी महत्वपूर्ण है और इस एक्सरसाइज के इसी महत्व को देखते हुए बहुत सारे चाइनीज क्रिटिक्स, यूएस क्रिटिक्स इसको जो है इंडियन ओशियन का नाटो जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे नाटो का गठन हुआ था रूस के साम्राज्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए, वैसे ही इंडियन ओशियन के नाटो शब्द का प्रयोग चाइना के साम्राज्यवाद, चाइना का जो न्यू इंपीरियलिज्म है उसको रोकने के लिए किया गया है। तो इस तरह से यह मालाबार एक्सरसाइज अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन 2020 का मालाबार एक्सरसाइज क्वाडवार एक्सरसाइज है। क्यों क्वाडवार एक्सरसाइज है? क्योंकि क्वाड के जो मेंबर है, क्वाड के 4 मेंबर है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूएसए है और यह चारों मेंबर इस एक्सरसाइज में भाग लेगा। और यह क्वाड कंट्री जो है, यह क्वाड कंट्री का एस्टेब्लिशमेंट ही चाइना को चुभ रहा है। चाइना का कहना है यह हमको काउंटर करने के लिए, तो चाइना के काउंटर के लिए है और यह चाइना के काउंटर के लिए यह कंट्री जो है अब यह मालाबार एक्सरसाइज में, जो कि चाइना के लिए और समस्या है और यह काफी समस्या का कारण है। तो क्वाड मेंबर जो है, क्वाड कंट्री का मीटिंग हुआ है जापान के टोक्यो में हुआ है और साथ ही साथ उसमें
एक स्टेप और लिए गए, SCRI। SCRI इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक इनिशिएटिव अप्रोच है, जिसमें सप्लाई चेन रीजनलाइजेशन इनिशिएटिव अप्रोच लिया गया है, जो चाइना के वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी के अगेंस्ट यह स्टेप लिया गया। वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी जो चाइना डेवलप कर रहा है, उसके अगेंस्ट SCRI इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, और इसका पर्पस है हेल्थ, ट्रेड और सिक्योरिटी, इस 3 क्षेत्र में मिलकर काम करना। और यह मिलकर काम क्वाड का भी यह ऑब्जेक्टिव है, और SCRI जो ट्रेडिंग को डेवलप करने का है, ट्रेड को प्रमोट करने का है, ट्रेड चेन, ट्रेड बेल्ट जो जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ होगा। और यह ट्रेड बेल्ट कुछ ऐसा ही है जो कि वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी चाइना का है, उसके काउंटर में है, तो चाइना को यह भी चुभ रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है यहां पे। लेकिन क्या ये सारे स्टेप्स जो है वह चाइना के साथ जो ट्रेडिंग, चाइना अभी भी सभी कंट्री का, जितने भी क्वाड मेंबर है, सभी कंट्री का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। और क्या ट्रेड उसका रेशियो है, अगर आप उसको देखेंगे तो चाइना इंडिया का 2013 से 17 तक सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर रहा है, और वर्तमान समय सेकंड सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, जबकि इतने सारे बैरियर्स लग गए, उसके बाद भी दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भारत का है। वो दूसरा प्रेजेंट टाइम सेकंड पार्टनर है, यही मैंने लिखा है। दूसरा ऑस्ट्रेलिया का मैक्सिमम एक्सपोर्ट चाइना को होता है, लगभग 48%, हाफ ऑफ ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट जो होते हैं वो किसको होते हैं, चाइना को होते हैं। यह ट्रेड डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर। सेम है चाइना और जापान के बीच 19%, जापान के कुल ट्रेड का लगभग 19% चाइना के साथ होता है, जबकि यूएसए और चाइना, इतने ट्रेड वार चलने के बाद भी दोनों कंट्री के बीच $290 बिलियन का ट्रेड हुआ है दोनों के बीच। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना के ऊपर इस क्वाड कंट्री का ट्रेड डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है। तो इस कारण से यह, अगर ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं, तो उस स्टेप्स में अब ध्यान रखना होगा भारत को अपने डोमेस्टिक लेवल पे, और ऐसे कंट्री को अपने डोमेस्टिक लेवल पे इकोनॉमी को और मेक इन इंडिया, भारत को मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम को क्या करना होगा, बूस्ट करना होगा, तो भी यह स्टेप सक्सेस हो पाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है, यह जो क्वाड कंट्री के द्वारा जो नेवल एक्सरसाइज है, मालाबार एक्सरसाइज जो नवंबर में होने वाला है, उसने चीन की बेचैनी को तो बढ़ा ही दिया। लेकिन यह एक्सरसाइज केवल इतना तक ही नहीं है, यह एक्सरसाइज चीन के 3-4 पॉलिसी को भी चुनौती दे रहा है। एक है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। क्या है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, आगे स्लाइड में हम लोग देखेंगे। दूसरा है चाइना ने क्या किया है, एक लैम्बॉक सी रूट, एक अल्टरनेट सी रूट साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री पे अपने डिपेंडेंसी को कम करने के लिए अल्टरनेट सी रूट डेवलप किया है। और तीसरा, चाइना ने 9 डेस लाइन का विवाद उत्पन्न किया है, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया, साउथ चाइना सी के 80% भाग शामिल हैं। तो उसको भी यह मालाबार नेवल एक्सरसाइज जो है चैलेंज करता है, इसलिए चीन अधिक परेशान है। तो क्या है यह देखते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल क्या है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल वर्ल्ड यूएस फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा सबसे पहले यूज किया गया है, फिर इंडियन मीडिया ने यूज किया। इंडियन मीडिया ने यूज किया किसके लिए, यह यूज किया गया है चाइना के जो हिंद महासागर के डिफरेंट कोस्टल कंट्री के साथ बायलैटरल डायलॉग करके, बायलैटरल एग्रीमेंट करके, और उस कंट्री से कुछ आइसलैंड या कुछ उसके पोर्ट को लीज पे लेकर के, वहां पे अपने डिफेंस सेटलमेंट को लेकर के, और भारत को हिंद महासागर में घेरने की नीति को के लिए यह वर्ड यूज किया गया। जैसे म्यांमार से कोको आइलैंड लिया है, उसके बाद आप देखेंगे बांग्लादेश से चटगांव आइलैंड, श्रीलंका से हम्बनटोटा आइलैंड, और पाकिस्तान से ग्वादर आइलैंड, और सभी पे अपने डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, और मालदीव के क्षेत्र में भी। तो इस तरह से भारत के घेरने की नीति को ही स्ट्रिंग ऑफ पर्ल वर्ड यूज किया गया है बेसिकली इंडियन मीडिया के द्वारा। तो ऑब्वियस ही बात है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल भारत को कवर करा, लेकिन अब भारत के द्वारा इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर डिफेंस एक्सरसाइज हुआ भी। 4 शक्तिशाली देश में ऑस्ट्रेलिया जो डेवलपिंग साउदर्न हेमिस्फीयर का डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिका जो सबसे बड़ा इकोनॉमी है वर्ल्ड का, और भारत जो है वह 5वां सबसे बड़ा है, जापान जो है वह 3रा सबसे बड़ा है। तो ये सारे देश मिलकर यहां पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, और यह चाइना को चैलेंज करेगा। सेकेंड थिंग क्या है, चाइना ने 9 डेस लाइन के विवाद को जन्म दिया। 9 डेस लाइन के विवाद के कारण चाइना का जो विवाद है वह फिलीपीन से भी है, चाइना का विवाद वियतनाम से भी है, चाइना का विवाद ब्रुनई से भी है, मलेशिया से भी है, इंडोनेशिया से भी है, सभी देश से विवाद है। और 9 डेस लाइन के क्षेत्र के अंतर्गत अपने साउथ चाइना सी के सारे क्षेत्रों को माना, जिसमें 80% क्षेत्र आते हैं। और अगर यह नेवल एक्सरसाइज का फैलाव इधर होता है तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे भी चाइना को चुनौती। भारत सरकार ने कहा भी है जो आने वाले दिनों में इस एक्सरसाइज में कुछ और कंट्री जोड़े जाएंगे, जैसे कोरिया है, इंडोनेशिया है, उसको भी शामिल करने की बात है। तो इस तरह से चीन के लिए यह
बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम खड़ा करने वाला है। फिर दूसरा है साउथ चाइना सी। चाइना का अधिकांश ट्रेड इसी एरिया से, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होता है, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होता है, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए चाइना ने एक नया अल्टरनेट, जो कि इंडोनेशिया के नीचे से लोम्बोक स्ट्रेट, लोम्बोक सी रूट, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्लोज है, और ऑस्ट्रेलिया भी अब इंडिया के साथ है, ऑस्ट्रेलिया भी यूएस के साथ है, ऑस्ट्रेलिया भी जापान के साथ है, तो यह रूट भी चाइना का हर्ट होने वाला है। इंपॉर्टेंट है यहां पे इस रूट के अल्टरनेट को डेवलप करने के पीछे रीजन था, क्योंकि चाइना का सभी कंट्री के साथ यहां पे विवाद है साउथ चाइना सी में, तो कभी भी अगर इस कंट्री से वार होता है तो चाइना का यह रूट हैम्पर हो जाएगा, चाइना का ऑयल सप्लाई हैम्पर हो जाएगा, इसलिए चाइना ने यह अल्टरनेट रूट। अब चूंकि ऑस्ट्रेलिया भी चाइना के अगेंस्ट हो गया है, तो ऑस्ट्रेलिया भी जो है अब चाइना के लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या। अब यहां कहेंगे ऑस्ट्रेलिया क्यों, अभी तक तो ऑस्ट्रेलिया चाइना के साथ था, लेकिन अब क्यों ऑस्ट्रेलिया चाइना के अगेंस्ट हुआ है, तो उसके पीछे 2-3 रीजन है। पहला रीजन है कोविड-19 को लेकर के चीन बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं है। दूसरा है चीन के अग्रेशन की पॉलिसी, चाइना जो है वह अग्रेशन, न्यू इंपेरियलिज्म और अग्रेशन पॉलिसी को अप्लाई कर रहा है हिंद महासागर के क्षेत्र में, न केवल लैंड एरिया में बल्कि ओशियनिक एरिया में भी बड़े पैमाने पे अपने सीमा विस्तार को बढ़ावा दे रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया भी समझ रहा है। हो सकता है यह कॉन्फ्लिक्ट कभी ऑस्ट्रेलिया के पास जाके टकराए, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया जो है चाइना के इस न्यू इंपेरियलिज्म का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो ये सब कुछ इस मालाबार एक्सरसाइज के साइड इफेक्ट हैं, और इस मालाबार एक्सरसाइज के इसी इफेक्ट के कारण जो है चाइना काफी परेशान है, और चाइना जो है इस एक्सरसाइज को लेकर के काफी अग्रेशन पॉलिसी दिखा रहा है, अंतरराष्ट्रीय मंच पे इस एक्सरसाइज का काफी विरोध कर रहा है, लेकिन विरोध करने से कुछ नहीं होता है। अब चाइना अगर न्यू इंपेरियलिज्म की पॉलिसी अप्लाई करता है तो उसको भी तो काउंटर करने के लिए कंट्री है, और यह बहुत ही अच्छा गठजोड़ है भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान का, क्योंकि सभी कंट्री अपने अपने क्षेत्र में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। जैसे यूएसए तो वर्ल्ड पावर है और विकसित देश है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमी है। जापान डेवलप्ड कंट्री है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ऑस्ट्रेलिया डेवलप्ड कंट्री है। तो ऑब्वियस सी बात है, यह चाइना को पर्याप्त चुनौती देने में सक्षम है। चाइना अब धीरे धीरे अपने जाल में ही फंसता जा रहा है, न केवल लैंड एरिया में गलवान घाटी में मार खाया, अब इंडियन ओशन में भी अब इंडियन ओशन से भी उसको बैक होना पड़ेगा। तो यह वीडियो हमारा, नेक्स्ट वीडियो में हम और देखेंगे इस पे और क्या आगे घटना होती है जब मालाबार एक्सरसाइज होगा तो। लेकिन इंपॉर्टेंट है, अगर आपने हमारे चैनल को, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एज सून एज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।